नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा शर्मा। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को दी मंजूरी। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 10 राज्यों में 28,602 करोड़ रुपयों का करेगी निवेश। बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 296 किलोमीटर लंबी 3 प्रमुख रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी। आज कैबिनेट ने 234 नए शहरों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता को भी दी मंजूरी। बंगाल में बंद के दौरान जमकर हुई हिंसा। भाटपाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर फायरिंग। लोकेट चटर्जी, रूपा गांगुली समेत भाजपा कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। भाजपा ने टीएमसी पर लगाया साजिश का आरोप। पश्चिम बंगाल में भाजपा बंद का व्यापक असर। डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव को लिखा पत्र। अस्पताल परिसर में सुरक्षा पेट्रोलिंग और 24 घंटे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम समेत तत्काल कई एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री जन धन योजना के गौरवशाली 10 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी लाभार्थियों को शुभकामनाएं। कहा, जन धन योजना से गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मान के साथ जीवन जीने का मिला अवसर। पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आज होगा आगाज। भारत ने भेजा अब तक का सबसे बड़ा दल। 12 खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने की मंजूरी दी है। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपयों का निवेश करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है, इनके दोनों तरफ का जो एरिया है, इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। और अब तक के जो शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, उसमें जो भी लर्निंग्स आई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। कैबिनेट ने रेल मंत्रालय के 3 प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स की कुल अनुमानित लागत लगभग 6,000
456 करोड़ रुपए है, 6,456 करोड़ रुपए, और इसे 2028 से 2029 तक पूरा किया जाएगा। इनसे देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाएगा। इससे आवागमन आसान होगा और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 114 लाख मानव दिवसों का रोजगार पैदा होगा। रेलवे के 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल। आप देखते हैं जमशेदपुर और आसनसोल गोइंग वाया पुरुलिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। किस तरह से कि हावड़ा मुंबई और हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा, ये दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है बीच में। ये हाईली इंपॉर्टेंट और मतलब कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट और ये जो अपना इधर झारखंड और उसके नीचे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनको कनेक्ट करने वाला पूरा का पूरा ये कॉरिडोर है। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस योजना का परिव्यय 4,136 करोड़ रुपए है, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक क्रियान्वित किया जाना है। इस योजना के तहत लगभग 15,000 मेगावाट की कुल जल विद्युत क्षमता को सहायता प्रदान की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में करीब 62,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और देश का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030। नॉर्थ ईस्ट के हाइड्रो का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो इक्विटी के लिए सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट इस प्रोजेक्ट से, इस फैसले से मिलेगा। इससे 4,136 करोड़ का ये टोटल सपोर्ट रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत स्कोप है, लेकिन उनके पास इक्विटी नहीं होती थी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरह के इस फैसले से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इक्विटी इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा स्कोप बनेगा। मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण 3 नीति के अंतर्गत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए 784.87 करोड़ रुपए के अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ तीसरे बैच की ई नीलामी करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन चैनल्स की शुरुआत से इन शहरों या कस्बों में एफएम रेडियो की अधूरी मांग पूरी होगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को समृद्धि मिलेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा मिलेगा। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से, और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट है। देश के सारे राज्यों में करीब करीब है, इसमें कवर्ड है और कुछ बॉर्डर एरियाज भी कवर्ड है। केंद्रीय कैबिनेट ने ओडिशा के लिए रेलवे की 2 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इस पर कालाहांडी से भाजपा सांसद मालविका देवी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को उन्होंने धन्यवाद दिया है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स के अस्तित्व में आने के बाद कालाहांडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे संवाददाता राजेश राज ने मालविका देवी से खास बातचीत की।
कैबिनेट ने उड़ीसा के 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स को अपनी स्वीकृति प्रदान की है और हमारे साथ कालाहांडी से उड़ीसा की जो सांसद हैं मालविका देवी, वो अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जो फैसले हुए हैं उससे कितना फायदा होगा उड़ीसा को और क्या प्रोजेक्ट्स हैं हमारे दर्शकों के लिए? जैसे आप जानते हैं, उड़ीसा में इस बार बीजेपी की पूरी लहर आई है। बीजेपी की सरकार उड़ीसा में भी बनी है और दिल्ली में भी हम 20 सांसद, 21 में से हम 20 सांसद बीजेपी के उड़ीसा से आए हैं। और जिस लिए लोगों ने बीजेपी को जिताया है, उस वजह से आज लोग खूब खुश होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से 3 महीनों में उड़ीसा में काम किया जा रहा है, सेंटर से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे के हों चाहे कोई भी हो, सब बहुत बड़ी बात है। और रेलवे के हिसाब से अश्विनी जी जिस मेहनत से काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही 4 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, अब उन्होंने फिर आज 2 प्रोजेक्ट उड़ीसा के लिए सैंक्शन किए हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जूनागढ़ से नवरंगपुर सैंक्शन किया है रेलवे लाइन, और आज उन्होंने सैंक्शन किया है बरगढ़ से नुआपड़ा, जो दोनों ही मेरे एरिया में आते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अश्विनी जी का भी और मोदी जी का भी, क्योंकि जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, अब वो 100% विकसित उड़ीसा बनने जा रहा है। कालाहांडी के लोगों के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट्स के क्या मायने हैं? हम राइस बोल हैं उड़ीसा के, हमारा सबसे ज्यादा राइस पॉपुलेशन राइस होता है और हम नंबर 2 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उड़ीसा में। और इसकी वजह से ट्रेन लाइन होने से, चाहे वो लोगों की सुविधा हो जाने आने में या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, राइसेस का हो कि किसी भी चीज़ का हो, अब बिजनेस बढ़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कालाहांडी का और नुआपड़ा का बढ़ेगा, और वो बहुत बड़ी बात है। ये पूरा का पूरा कालाहांडी और नुआपड़ा डेवलपमेंट के लिए जा रहा है। रेलवे के प्रोजेक्ट्स के जरिए उड़ीसा की जो सेवा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, उसकी तारीफ कालाहांडी की सांसद मालविका देवी कर रही हैं, जिनका कहना है कि हमारे क्षेत्र के जो दोनों प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है, इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे कालाहांडी संसदीय क्षेत्र को होगा। कैमरामैन योगेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आज भाजपा के बंगाल बंद के दौरान भी बड़े बवाल की खबरें लगातार सामने आई। भाटपाड़ा में बंद के दौरान टीएमसी के कथित गुंडों ने भाजपा नेता प्रियांगु पांडे समेत 2 कार्यकर्ताओं पर 6 राउंड फायरिंग की। इसमें एक भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दौरान उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में जिस जगह पर भाजपा नेता प्रियंगु पांडे पर हमला हुआ था, उसके पास से पुलिस ने खाली बम के खोल बरामद किए हैं। पुलिस ने कोलकाता के बाटा चौक पर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लोकेट चटर्जी ने कहा, कुछ नहीं होने वाला है, जितने लोगों को हिरासत में लेंगे उतने ही और लोग आएंगे। ये जनता का आक्रोश है, जनता सड़कों पर आई है। वहीं भाजपा नेता रूपा गांगुली ने टीएमसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के दौरान भाटपाड़ा में हुई फायरिंग को लेकर साजिश का आरोप लगाया है। कोलकाता की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक मीडिया एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्भया के बाद 12 वर्षों में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है। उन्होंने कहा कि अक्सर निम्न स्तर की मानसिकता महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान समझती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज को ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी अपराधी किसी जगह में छिपे हुए थे।
भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर ममता सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता सरकार चुनाव करवाने की बात कहती है, लेकिन ये चुनाव का नहीं बल्कि न्याय का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है। ऐसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सबको समझ। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। यह सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव से बात की। इस बाबत स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में डॉक्टर्स के वर्कप्लेस पर सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने लिखा कि इस संबंध में कुछ तात्कालिक उपाय हैं जिन पर अमल किया जाए। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए राज्य कानूनों और भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं को दंडात्मक जुर्माने के विवरण के साथ अस्पताल परिसर के अंदर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित किया जाए। इसके अलावा उचित सुरक्षा उपायों की रणनीति बनाई जाए और उन्हें लागू करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाए। साथ ही अस्पताल सुरक्षा समिति और हिंसा रोकथाम समिति का भी गठन किया जाए। मरीज के परिचारकों, रिश्तेदारों के लिए सख्त आगंतुक पास नीति बनाई जाए। विभिन्न ब्लॉकों के तहत रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जाए। रात की ड्यूटी के दौरान छात्रावास भवन, अस्पताल परिसरों में नियमित सुरक्षा गश्त और परिसर में 24 घंटे कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाए। साथ ही निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित हो। इसके अलावा अस्पताल में यौन उत्पीड़न पर आंतरिक समिति का गठन किया जाए। उन्होंने लिखा, अस्पताल परिसर के अंदर सभी सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का भी जायजा लिया जाए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मामले में बेसमेंट के 4 मालिकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले निचली अदालत ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच अभी शुरुआती दौर पर है। याचिका में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग सुशासन के एक हिस्से के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। भारत सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए आयोजित की जा रही ये कार्यशाला पेंशन भोगियों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस कार्यशाला में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में
संबंधित सुसंगत जानकारी प्रदान की गई। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में इस वर्ष 22 मंत्रालयों के लेख प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें से 5 अनुभव पुरस्कार और 10 जूरी प्रमाण पत्र कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के सचिव वी श्रीनिवास के हाथों वितरित किए गए। कुल 15 पुरस्कार विजेताओं में से 33% महिला कर्मचारी हैं। देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने, हर परिवार का बैंक खाता खोलने और उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 में मोदी सरकार के सबका खाता भाग्य विधाता स्लोगन के साथ जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद योजना के उद्घाटन के पहले ही हफ्ते में 18 मिलियन बैंक खाते खोले गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच पूरी दुनिया में एक सप्ताह में सबसे अधिक बैंक खाते 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बैंक खाते भारत में खोले गए। आज इस योजना को शुरू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। जहां मार्च 2015 में जनधन खातों की संख्या 14.52 करोड़ थी, वहीं 2024 में इन खातों की संख्या बढ़कर 53.15 करोड़ पर है। उस समय इन खातों में करीब 15,600 करोड़ रुपए जमा थे, जो अब बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 55.6% से अधिक खाते महिलाओं के हैं और योजना के तहत खोले गए कुल खातों में 66.6% खाते गांवों और कस्बों में हैं। रुपे डेबिट कार्ड की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 36.14 करोड़ पर पहुंच गई है। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। #10 ईयर ऑफ जनधन। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। जनधन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही है। आगरा के कमला नगर में रहने वाली लवली कुमारी सविता भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले रही हैं। लाभार्थी लवली कुमारी सविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए बताया कि अब वो न सिर्फ अपनी बचत को जनधन खाते में जमा करती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी भी जन सुविधा केंद्र से पैसे निकालने पर कोई चार्ज भी नहीं लगता है। जम्मू कश्मीर चुनाव तिथि की घोषणा के साथ सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है राजनीति में चुनाव जीतने के लिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सभी को विकास को वरीयता दी है। यही कारण है कि जो लोग कभी भाजपा के वोटर नहीं थे, अब वो भी
पुनर्विचार करने लगे हैं। चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति स्थापित करने का प्रयास किया है। मोदी जी ने उससे ऊपर उठ करके बिना मजहबों, मिल्लत, जात पात की देखरेख किए, कंसिडरेशन करिए, एक ऐसी नीति अपनाई कि जिसको जिसकी आवश्यकता है उस तक पहुँचे। उसे लगता है कि मेरे बच्चों का भविष्य यदि सुरक्षित है तो मोदी जी के ही इस निज़ाम में सुरक्षित है कि जहां मुझे भेदभाव नहीं मिलेगा होगा। इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।